हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल पर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। सभी लोग जुड़ जाइए। ये हमारा टेस्ट नंबर 363 है और आज का जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग कह सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन भी इंक्लूडेड किए गए हैं जो हाल ही की परीक्षा में या इससे पहले परीक्षाओं में पूछे जाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू लिए गए हैं यहाँ पर, और जो भी डिटेल्स वगैरह आपको समझाई जाएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, खास करके जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं ये कुछ ज़्यादा नए जनरेट नहीं जाते। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों का रिविजन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं एनएचएम के द्वारा जितनी भी हेल्ड किए जाते हैं, एसजीपीजीआई लखनऊ के लिए, रोहतक चंडीगढ़ एसजीपीजीआई एग्जाम्स के लिए, एम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्जाम्स के लिए, जेएनएम और एएनएम के जो इंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम्स, मध्य प्रदेश का स्टाफ नर्स, राजस्थान सीएचओ, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए, यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, उत्तराखंड एनएचएम सीएचओ स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सीआरपीएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। ओके, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैरामेडिकल्स के एग्जाम्स होते हैं, पैरामेडिकल नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, अगर आप नॉर्मल बायो वगैरह याद कर रहे हैं तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से टीचर्स हैं जो नॉर्मली आपको बायोलॉजी पढ़ा देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आते, वो वाले बायोलॉजी वाले क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम्स में नहीं आते। आपको इस स्तर के पढ़ने होते हैं एग्जाम्स फाइट करने के लिए। जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं इस लेवल के आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं ताकि जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं पढ़ने होते जो बायोलॉजी आप पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में या जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़िए फिर आंसर बताइए। मेंटल हेल्थ कई दिन से नहीं पढ़ाया गया आपको। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़ेंगे अच्छी तरह से फिर आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा है द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। कहा जाता है यहाँ पर कि वो मोस्ट कॉमन असेसमेंट मूल्यांकन कौन सा है जो एक मेंटली बीमार व्यक्ति पर किया जाता है, एक मेंटली बीमार व्यक्ति पर किया जाता है। हिंदी में आप पढ़ लेंगे, मानसिक रूप से बीमार रोगी के लिए सबसे सामान्य मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। ये कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं में से आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। श्वेता सिंह, विवेकानंद तिवारी। ओके, हाँ कमेंट कीजिए और आंसर बताइए आप लोग। वर्तिका पटेल, उत्तम साहू, सभी लोग अपने अपने आंसर बताएंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। हाँ कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का आंसर है, ये आंसर ऑप्शन श्याम बिहारी, ओके, रितु, मधुलिका, गीता सैनी, उत्तम साहू, संजना सिंह, अंजलि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये लिखा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये किया जाता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। मानसिक रूप से कोई भी रोगी अगर बीमार है मानसिक रूप से, ये लिखा है मेंटली इल, यही वर्ड आपको ध्यान रखना है। मेंटली इल पेशेंट है तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा असेसमेंट जो मूल्यांकन किया जाता है, किससे पता चलता है, इससे। ऑप्शन डी पे जो मेंशन किया गया मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इसमें हिंदी जान के क्या मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई उससे आपको कोई विटामिन मिनरल्स वगैरह मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप केवल ये वर्ड ही याद रखोगे। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसी से आपका काम हो जाएगा। यस, सुनीता पांडे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये लिखा है द सिस्टमेटिक, क्या लिखा है, द सिस्टमेटिक evaluation of behavior, emotion and ये लिखा cognitive function of an individual is known as। किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और ये लिखा है संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किससे जाना जाता है। कमेंट कीजिए। रमेश, श्वेता सिंह, ओके, बहुत अच्छे। सोनू, श्याम बिहारी,
गुड आफ्टरनून टू वर्तिका। गरिमा, हाँ जी आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर चलिए, और राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर आपको बताना है, किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। ललिता, नीतू, स्वाति प्रिया, ओके, भूला कुमारी, ज्योति मौलविया। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर। क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा है सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। स्वाति प्रिया साहू, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्वाति प्रिया। इसका राइट आंसर है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन सी का राइट आंसर। कुमारी सुमन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका भी आंसर यही था, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटली इल पेशेंट के लिए एक जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट किया जाता है उसका नाम था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब देखिए इसी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में काम क्या किया जाता है। ये काम जो किया जाता है किसी व्यक्ति के व्यवहार मतलब बिहेवियर, भावना मतलब इमोशन, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव फंक्शन, संज्ञानात्मक कार्यों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है। ये किस में करते हैं, कौन से टेस्ट में करते हैं, तो आपका आंसर होगा ये हम करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में करते हैं। किसमें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, 3 बार, ऊपर वाला भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। जहाँ पर बात ना आए आपको समझ में तो अपनी बातें बेहिचक आप लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर सेकेंड, सॉरी थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए फिर आंसर बताइए। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताना। ये लिखा था इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। हाँ जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था, रोशनी, हाँ बताइएगा। ज्योति, निशा सेंगर, दिलीप, जितने भी क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज आपको चैनल्स में मिलते हैं आपको सभी सॉल्व करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, ठीक है। अभ्यास करने से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बातें ना समझ में आए तो केवल आप क्वेश्चन टू आंसर याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ओके। आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। सर स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी होती है, प्लीज़ रिप्लाई में। स्टाफ नर्स की सैलरी अलग अलग होती है, ठीक है। संविदा की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सैलरी अलग होती है, परमानेंट की सैलरी अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी अलग होती है। आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं, जो भी बातें आप पूछना चाहते हैं ललिता आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ लेना, ठीक है। आपको पता ही है, आप ऑलरेडी एडेड है हमसे, ओके। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1987। क्या लिखा है, 1987। स्वाति प्रिया साहू, बहुत अच्छे। 1987 में अमेंडमेंट किया गया था। अब हम बात करें कि मेंटल हेल्थ एक्ट लागू कब किया गया था, तब भी आपका आंसर यही होता है 1987। जब आपका क्वेश्चन ये हो अंकेश कुमार, जब आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में ये हो कि इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हाँ इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जब अधिनियम की जगह एक्ट की जगह क्या लिखा हो, ये एक्ट ना लिखा हो, वहाँ पर लिखा क्या हो, प्रोग्राम लिखा हो, तब जो आपका आंसर होगा तो वो 1982 होगा। क्या होगा, 1982, 1982 होगा। समझ में आ गई बात। ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन का एक पॉइंट होता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजिया आ जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अगर प्रोग्राम लिखा हो, प्रोग्राम का हिंदी अर्थ कार्यक्रम होता है, क्या कार्यक्रम, तो आंसर 82 होगा। अगर अधिनियम लिखा हो या एक्ट लिखा हो तब आपका आंसर 87 होगा, 1987। समझ गए होंगे आप बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन नंबर आप चौथा पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। देखिए मेंटल ऐसी चीज़ है जिसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी हम हिंदी में तो प्रॉपर बोलते ही हैं, ठीक है। हाँ अपनी देसी भाषा में आपको तो पढ़ाते ही हैं। इन द फॉलोइंग विच इज अ थॉट डिसऑर्डर, नीचे जो दिए गए हैं इनमें से आपको थॉट डिसऑर्डर बताना है। सोनू याद तुक्का लगाया था, सही हो गया सब, बास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कितने होनहार छात्र हैं, तुक्का भी लगाते हैं और सही हो जाता है। ईश्वर की महान कृपा इन लोगों पे।
बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये लिखा है निम्नलिखित में जो एक विचार विकार है, बताना है आपको क्या है। इन द फॉलोइंग विच इज अ थॉट डिसऑर्डर, इनमें से थॉट डिसऑर्डर कौन सा है। संजना, वर्तिका पटेल, थॉट डिसऑर्डर कौन सा है। थॉट विचार विकार है। खुशबू, जयती, वर्तिका, श्वेता सिंह, मनीषा लोधी। आपका तुक्का कभी सही नहीं होता। ओ माय गॉड, परेशान ना हो, ईश्वर पे भरोसा रखो। हाँ, जरूर तुक्का आपका सही होगा आगे चल के, ठीक है। हाँ, विश्वास मत डगमगाने दो। कहते जिनकी आस्था होती उन्हीं को भगवान दिखते। अगर आपकी आस्था होगी कि आपका तुक्का सही जाएगा तो आपका जरूर जाएगा, समझे। हाँ, आपका सही जाएगा। पुदीन हरा वाला शरबत बनाए हैं, कौन बनाया यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। देखिए भाई, पुदीन हरा का शरबत पीते रहना, और ख़ास में थॉट डिसऑर्डर समझ लेते हैं पहले कि है क्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये लिखा है डिल्यूजन। क्या लिखा है, डिल्यूजन या डिल्यूजन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका मतलब होता है एक तरह का भ्रम। क्या होता है, एक तरह का भ्रम। ये थॉट डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, थॉट डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है, डिल्यूजन क्या है, आपका आंसर होगा एक तरह का थॉट डिसऑर्डर है। कैसा है, थॉट डिसऑर्डर, विचार संबंधी विकार है, थॉट डिसऑर्डर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी पुदीने का शरबत वगैरह तैयार हो गया है, जिसका मन हो वो पी सकता है, ठीक है। हाँ, खुशबू ने बनाया है पुदीने का शरबत, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर दे के भी मंगवा सकते हो पुदीने का शरबत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये लिखा था ये सॉरी आ पेशेंट हु रेफ्यूजेस टू ईट स्टेटिंग डेट हिज फूड इज पॉइजन इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। एक रोगी जो ये कहते हुए खाने से इनकार करता है कि उसका भोजन जहरीला है, इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। बताओ भाई किसका ये उदाहरण है। बिहार सीएचओ का कट ऑफ कितना जाएगा। अरे कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, खूब वैकेंसी थी। बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये लिखा है एक रोगी आ पेशेंट हु रेफ्यूजेज, एक पेशेंट है जो मना कर देता है ईटिंग स्टेटिंग, कह रहा है कि मैं भोजन नहीं करूंगा। डैट इज हिज फूड इज पॉइजन, उसके भोजन में जहर है, उसके भोजन में क्या है, जहर। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है। एक रोगी है, कह रहा है कि भोजन में जहर है, ठीक है, और खाने से मना कर रहा है, रेफ्यूजेज कर रहा है। आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। चौधरी कल्पना, गुड इवनिंग टू आरती रॉयल। हाँ आरती, आप लेट हो गई, ज़्यादा नहीं गया, कुछ क्लासेज गए यहाँ, कुछ क्वेश्चन गए, ठीक है। बताइएगा भाई राइट आंसर। एक रोगी जो यह कहते हुए खाने से इनकार करता है कि उसका भोजन जहरीला है, यह किसका विशिष्ट उदाहरण है, किसका होगा। एक रोगी है, कह रहा है कि हमारे भोजन में जहर है। हाँ, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये डिल्यूजन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डिल्यूजन का एग्जाम्पल है। देखिएगा ये डिल्यूजन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एक तरह का क्या है, भ्रम है। वो कह रहा है कि नहीं मेरे में जहर है, हाँ मेरे में जहर है। आप देखिएगा एक क्वेश्चन और है आपके लिए, हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अंधेरे में, कोई भी व्यक्ति, क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है, ये किसका उदाहरण है, ये बताओ भाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। कोई भी व्यक्ति, मंगल पांडे का देहांत हो गया। ओ माय गॉड, कब हो गया बताओ भाई। एक व्यक्ति है जो ये समझ लेता है कि मतलब रस्सी को सांप समझ लेता है, ये किसका उदाहरण है। श्याम बिहारी, वेरी गुड श्याम, वेरी गुड। बहुत दिन बाद मिले लेकिन सही समय पर आए। हाँ, हेलुसिनेशन का ही उदाहरण है। किसका है, हेलुसिनेशन का, ठीक है। हेलुसिनेशन ये भी एक तरह का भ्रम का टाइप होता है हेलुसिनेशन का, और ये थॉट डिसऑर्डर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हेलुसिनेशन है। रस्सी को सांप समझ लेना, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ है, ठीक है। याद रखिएगा, रेखा यादव जी, राधे राधे। हाँ, तो ये समझ में आ गया, रस्सी को सांप समझ लेना, ये याद कर लेना, लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। हाँ,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6, ये लिखा है डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, भ्रम एक विकार है। हाँ, कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। अच्छा, ये सब चैनल्स वाले अलग अलग आंसर बताते हैं। अरे तुम परेशान ना हो, जो चीज़ें जीएस इंडिया में बताई जाती हैं 100% सही होती हैं, ठीक है। अगर कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक भी बाय द वे गलती से भी हो जाती ना, तो हम तुरंत बता देते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप। और जो भी स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले आपको वीडियो मिल सकें, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये लिखा है डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, भ्रम एक विकार है। वेरी गुड संजना, बहुत अच्छे। अब मुझे लगता है नहा के एकदम क्वेश्चन का आंसर बता रही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। क्या थिंकिंग डिसऑर्डर है यार? क्यों थिंकिंग डिसऑर्डर है? ये इसलिए ऊपर क्या पढ़ा था आपने, थॉट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थॉट डिसऑर्डर। और थॉट डिसऑर्डर किसको पढ़ा था आपने? डेल्यूजन को पढ़ा था ना। किसको पढ़ा था? डेल्यूजन को, थॉट डिसऑर्डर। अब हम आपको बताते हैं। ये लिखा है प्रेजेंट, ये लिखा है पास्ट, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, थिंक लिखते हैं ना, थिंक। तो ये थिंकिंग लिखा है, ये जिरंड के रूप में लिखा है थिंक। और थिंक का पास्ट होता है थॉट। क्या लिखा जाता है? थॉट। तो थिंक थॉट, तो डेल्यूजन थिंक थॉट होता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। डॉक्टर रमेश्वर, देखिए भाई डॉक्टर रमेश्वर जी, ये जो डेल्यूजन होता है ना, डेल्यूजन, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कि ये थॉट डिसऑर्डर है। क्या होता है? थॉट डिसऑर्डर। और थिंक का, ये जो थिंक लिखा है ना, थिंकिंग है, जिरंड लिख रहा है, जिरंड, ठीक है, जिरंड पढ़ते हैं इसको। तो थिंक जो होता है ना, थिंक का जो पास्ट फॉर्म होता है वो थॉट होता है। क्या होता है? थॉट। हाँ, थॉट डिसऑर्डर या थिंकिंग डिसऑर्डर। इसलिए डेल्यूजन ऊपर वाला क्वेश्चन लगभग लगभग सेम मैच कर रहे हैं, ठीक है। थिंक का थॉट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाँ, थिंक थॉट। क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िए, फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके। लिखा है पैरेट लाइक, तोता के समान, और पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। तोते की तरह किसी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों की पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे इसे हम, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। तोते की तरह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द की पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मैथ का क्लास पेड क्लासेज में होता है, ठीक है। मैथ का क्लासेज पेड में होता है, पेड क्लासेज में चलता है मैथ की। हाँ, बताइएगा राइट आंसर। संजना, मनीषा, वर्तिका, उत्तम, पूनम, गीता, रोशनी, बंटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज़्यादा से ज़्यादा यार लिंक को शेयर किया करो, ठीक है। हाँ, ताकि सब लोगों का भला हो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है तोते की तरह, पैरेट लाइक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये 3 बार पूछा गया, 2 बार एम्स में आया है, ठीक है। ये क्या है? 2 बार एम्स में आया है, 1 बार बीएसएफ नर्सिंग में पूछा गया, बीएसएफ नर्सिंग स्टाफ नर्स में पूछा गया, ठीक है। 2 बार एम्स में आया है ये क्वेश्चन। पैरेट लाइक, तोता की तरह, आप पैथोलॉजिकल रिपीटेशन करना ऑफ वर्ड, शब्दों की स्पोकन बाई एन अदर पर्सन, दूसरे के द्वारा बोले गए, उन्हें क्या कहेंगे हम? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। क्या? इकोलेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलेलिया। किसकी ले लिया? इको ले लिया, समझ रहे हो? हाँ, इको ले लिया। यहाँ पर देखो, तोते की तरह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों की पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति, ये वर्ड याद रखो, पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति। सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2 बार एम्स परीक्षा में, 1 बार पटना में, 1 बार दिल्ली एम्स में, और 1 बार ये पूछा गया बीएसएफ स्टाफ नर्स में। 3 बार पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इको ले लिया इसका राइट आंसर है। क्या है? इको ले लिया। एकदम याद कर लो सारे का, समझे? याद कर लो, जा ना पाए क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8वां। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर बताइए भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ये लिखा है सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इनटू चिल्ड्रंस स्टम्प्ड एज। क्या होगा राइट आंसर? बच्चों में स्वैच्छिक मांसपेशियों के अचानक स्वैच्छिक दोहराव वाले आंदोलनों को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है।
बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सडन वॉलेंट्री रिपीटेशन, बच्चों में स्वैच्छिक मांसपेशियों के, बच्चों की जो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं ना, वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं, वो अचानक से क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड इनवॉलेंट्री आएगा। ठीक है, हाँ, बच्चों में अनैच्छिक मांसपेशियों के अचानक रूप से स्वैच्छिक दोहराव वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है? सडन वॉलेंट्री रिपीटेशन मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स होगा। ठीक है, कुमारी सुमन, विवेकानंद तिवारी, गीता, संजीता, संजना, स्वाति प्रिया साहू। टिक सिंड्रोम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। टिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। थोड़ा समझ लें टिक सिंड्रोम के बारे में, अगर आपकी इजाज़त हो तो समझते हैं थोड़ा। ठीक है, टिक सिंड्रोम क्या होता है आखिरकार, है कि नहीं? देखिए लिखा है कि डिसऑर्डर, टिक सिंड्रोम का मतलब होता है, मुझे पहले से पता था। हाँ, क्या बात है। ये देखिएगा टिक सिंड्रोम क्या लिखा है। टिक सिंड्रोम का मतलब होता है एबनॉर्मल, पर्पजलेस, रिपीटेटिव एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट, अनैच्छिक मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स के लाइक स्नीपिंग, सोल्जर श्रगिंग एंड आई ब्लिंकिंग। कंधे उचकाना, आंखें ब्लिंकिंग करना, ऐसे। ठीक है, कंधे उचकाना, आंखें ब्लिंकिंग करना, स्नीफिंग करना। ठीक है, इस तरह के पर्पजलेस, एबनॉर्मल, रिपीटेटिव मूवमेंट करना, तो इसी को हम लोग कहते हैं टिक सिंड्रोम या टिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक सिंड्रोम या टिक डिसऑर्डर कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? टिक सिंड्रोम का मतलब होता है टिक डिसऑर्डर। देखा होगा बहुत सारे बच्चे होंगे, अब अपनी भाषा में समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं अनैच्छिक रूप से, अनैच्छिक रूप से क्या होती है, अपनी पलकें खूब मतलब घुमाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर देते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, उनके क्या होता है, कंट्रोल में नहीं होता, अपनी पलकें क्या होता है बार बार झपकते रहते हैं। आपको लगता है आंख मार रहे हैं, आपको क्या लगता है, आंख मार रहे हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों में भी एक तरह का विकार होता है, बड़े लोगों में भी एक तरह का विकार होता है। और बच्चों में क्या होता है, लगभग 6-7 साल की उम्र में ऐसी कंडीशन देखी जाती है बच्चों में, उनके क्या होते हैं, ये कंट्रोल में नहीं होते। ये क्या होता है, उनके ये कंट्रोल में नहीं होते, समझ रहे हो? हाँ, तो आपको लगेगा कि ये आंख मार रहा है मेरे को, आप गलत सोच रहे हो सकता है किसी की बीमारी हो। सरोज, मैंने भी देखा है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, टिक सिंड्रोम होता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए रही बात, अगर आप टिक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जैसे करी किसकी वजह से ऐसा होता है, तो बालिका इनके कई लक्षण होते हैं, लेकिन मेन रूप से हम दो विटामिन प्रेफर की जाती हैं इसमें। या यूँ समझिए बी कम्प्लेक्स जो विटामिन होती है, हाँ, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, बी कम्प्लेक्स। और बी कम्प्लेक्स में 2 विटामिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है विटामिन B12 जो कि मांस और अंडे या मीट वगैरह, चिकन वगैरह में पाया जाता है मात्र, और किसी में ये असली रूप से मतलब विशेष रूप से नहीं पाया जाता, विशेष रूप से केवल एक्स में उसमें पाया जाता है। किसमें? चिकन में, मीट में, मटन में और एक्स में पाया जाता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन B12 पाया जाता है, B12 और फॉलिक एसिड B9, खास करके 2 विटामिन ये। बाकी आप समझेंगे कि जो बी कम्प्लेक्स विटामिन होता है, जितने भी विटामिन होते हैं सारे विटामिन आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, टिक सिंड्रोम वगैरह। समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, मैं आपकी न्यू स्टूडेंट कविता द्विवेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे GS चैनल्स पे। आप डेली आइएगा। कविता जी मोस्ट वेलकम। हाँ, सुनीता पांडे, विवेकानंद तिवारी जी, हाँ, बाहरों फूल बरसाइए। देखिए कितने सारे नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा टिक सिंड्रोम को समझ में आया आपको, टिक सिंड्रोम के बारे में जान गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बने रहिए साथ हमारे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, ECG करने चले गए तभी यार, इधर तो उधर हम समझ रहे सोनुआ कहाँ चला गया यार, सोनुआ ECG करने। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई। सर ये कैसे ठीक होगा, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखा है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय द इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज। हमारे एग्जाम्स में एक बार ये स्पेलिंग आई थी, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका हमारे एग्जाम्स में सिनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है,
भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये लिखा है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन। पैथोलॉजिकल एक तरह का दोहराव, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल द्वारा पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति को क्या कहेंगे हम? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज का करंट अफेयर में पढ़े कि किसी आर्मी को रमसे हंट सिंड्रोम हो गया है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ओ माय गॉड। ओहो, हाँ बताइएगा। स्वाति, संजना, बंटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताते रहिए अपने अपने आंसर। सभी लोग आंसर जरूर दिया करें अपने अपने, ठीक है। ये लिखा है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज। किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल द्वारा पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति को हम क्या कहेंगे? ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यवहार की नकल द्वारा। इमिटेशन, ये लिखा है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया इसके लिए राइट वर्ड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? इकोप्रेक्सिया। हाँ, इको ले लिया, हो गया है। अब देखिए इकोप्रेक्सिया को समझ लीजिए। इकोप्रेक्सिया लिखा है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन होगा, बाय इमिटेशन नकल करेगा, ऑफ द बिहेवियर किसी के व्यवहार का, ऑफ एन अदर पर्सन किसी दूसरे के व्यवहार का नकल करेगा। तो इसके लिए एक टर्म्स आता है, एक टर्म आता है, ठीक है। क्या आता है टर्म? इसको हम इकोप्रेक्सिया कहते हैं। इकोप्रेक्सिया। देखिए बात यह है कि आपको ये चीज़ें टफ इस वजह से लगती हैं क्योंकि जीएस इंडिया में कम आती हैं, या टीचर्स इनको कम पढ़ाते हैं, समझाते नहीं टीचर, तो इसलिए थोड़ा सा टफ लगती हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ें आपको बार बार पढ़ाई जाएँ, थारनाइक ने कहा था, एक सिद्धांत था, किसी भी चीज़ को अगर बार बार कराया जाए, बार बार मतलब वो चीज़ें दिखाई जाएँ या बताई जाएँ, तो वो चीज़ें आपको सिंपल लगने लगेंगी, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? इकोप्रेक्सिया। बाकी इसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ बातें हम लास्ट में करेंगे। सर जी, कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की दिक्कत से, अधिकता से होता है? अरे यार सोनी कुमारी, तुम भी ना, आपको हमने कितनी बार पढ़ा है, एक हार्मोन से जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। बाकी दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स है, उसमें एक होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स, एक होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स, और दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। इनको दोनों को मिला के हमको कहते हैं, हम कहते हैं इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो इसकी वजह से होता है, समझ रहे मेरी बात? हाँ, इसकी वजह से होता है। समझ गए होगे आप? चलेंगे। ये लिखा है मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ मोशन आर मूवमेंट मेड बाय अदर पर्सन कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। लिखा है मीनिंगलेस, मतलब बिना अर्थ का वो बात होगा। ये लिखा है रिपीटेशन, दोहराव होगा, ऑफ मोशन, मोशन की गति का, ये मूवमेंट आंदोलन का, मेड बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा, इसे हम इकोप्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोप्रेक्सिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। हाँ, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। अच्छा जी, हाँ बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये लिखा है द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन द लिथियम टॉक्सिटी। बताइए, अगर लिथियम टॉक्सिटी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो ये लिखा है कौन सी ग्रंथि का फंक्शन प्रभावित होगा? पीजीआई वाला पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। हाँ, पीजीआई वाला पेपर इंग्लिश में आएगा, मोस्टली 99% जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में आएगा अच्छी तरह से। या तो आपको दोनों लैंग्वेज आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें लिखा है लिथियम विषाक्तता से प्रभावित होने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो लिथियम होता है ना, लिथियम, लिथियम, बताओ पहले यही बात कि लिथियम जो देते हैं हम लोग, हाँ ये किस में देते हैं, कब दिया जाता है लिथियम? मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक में कब देते हैं लिथियम? किस पेशेंट को लिथियम दिया जाता है? प्रांशु पटेल, प्रियंका गुप्ता। जो लिथियम दिया जाता है ना, लिथियम, हाँ लिथियम देते हैं, ठीक है। तो ये कौन से पेशेंट को देते हैं, पता है किसी को? कौन से पेशेंट को लिथियम देते हैं? फूबिया वाला। अच्छा, देखिए जो लिथियम दिया जाता है ना, काजल, काजल, हाँ वो लिथियम देते हैं जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेनिया वाले पेशेंट होते हैं। लिथियम इन्हें दिया जाता है, इन व्यक्तियों को।
इनको देते हैं मेनिया वाले पेशेंट। मेनिया पर एक तरह का पागलपन होता है, क्या होता है, एक तरह का पागलपन होता है, उन्माद होता है, उन्माद कहते हैं। हाँ, मेनिया वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है, एक तरह का क्या होता है, उन्माद होता है। इन लोगों को लिथियम दी जाती है, जो उन्मादी होते हैं, ठीक। तो इनको क्या करते हैं, लिथियम दी जाती है। अगर लिथियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और भी कई यूजेज होते हैं लिथियम के, अगर आपकी बॉडी में लिथियम की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, ठीक है, लिथियम की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, तो आपके बॉडी में क्या होता है, लिथियम टॉक्सिटी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या, हाँ, इसको क्या कहेंगे, थायराइड। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, आपके गर्दन में स्थित होती है, कहाँ पर, आपके ग्लैंड आपके गर्दन में स्थित होती है, हाँ। तो इसको प्रभावित करती है, ठीक है, इसके फंक्शन को प्रभावित करती है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड, यही क्वेश्चन में यही पूछा गया था, द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिटी। लिथियम टॉक्सिटी अगर हो जाती है तो किस ग्रंथि का, किस ग्लैंड का फंक्शन प्रभावित होगा, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन प्रभावित होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिटी। लिथियम टॉक्सिटी अगर हो जाती है तो किस ग्रंथि के फंक्शन प्रभावित होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं, ये अच्छी तरीके से काम नहीं करती, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये आपके गले में स्थित होती है, कहाँ पर, आपके गले में, यहाँ पर गर्दन पे स्थित होती है। समझ में आगे होंगे आपको सभी पॉइंट, ओके। किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अब पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल पाएँ, ठीक है। डेली क्लासेस चलती हैं, डेली क्लासेस चलती हैं, आपको सारी क्लासेस यहाँ से मिलती रहेंगी, हाँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जो भी देखना है उसी से मेरे को जो कुछ होता है वही। बाकी आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लोगों में शेयर कर दिया करें, ठीक है। वैसे भी कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं सारा दिन, कम से कम वीडियो ही देखते रहा करें, ठीक है। इससे आपका भला होगा, हाँ, आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपको जॉब मिलेगी। यूपी में सीएचओ की वैकेंसी इसी जून लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में आ जाएगी, ठीक है, हाँ। सर आपने सिंबल पढ़ाए थे, जी हाँ पढ़ाए थे, अच्छा जी। देखो पिंक सिंबल पढ़ाए थे, रेड सिंबल पढ़ाए थे, समझे, ब्लू पढ़ाए थे, पेड क्लास में आप सबको पढ़ाया था ना, ओके। ठीक है, अच्छा अभी ये क्लास फिर लेते हैं टाइम मिलते ही, ठीक है। अभी ये क्लास और लेंगे टाइम मिलते ही, ठीक है, दूसरे चैनल्स पे लेंगे, तो सभी लोग ज़रूर हाँ रहिएगा। वही 1 घंटे बाद, 1 घंटे के आसपास लेंगे, 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। एक क्लास और लेंगे 3:30 बजे तक। आरती रॉयल, वो माइक लगा कर मैथ की क्लास क्यों नहीं होती, मैथ की क्लास के लिए सभी वो सारे पेड में पढ़ा देते हैं हम उन्हें, ठीक है। ओके साधना, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। खुशबू तुम्हारे, बिहार में एनएम की वैकेंसी कब तक आएगी, बिहार में देखिए ये जैसे ही अग्निपथ वाला समाप्त होता है इसके बाद आ जाएगी, ठीक है, हाँ। CGCHO, अच्छा उत्तम साहू, आप CG से हैं, अच्छा। मित्रा प्राइवेट लिमिटेड, ओके मित्रा जी। सफलता पाने के लिए कैसे पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई कैसे करें, चलिए 1-2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। पढ़ाई नहीं लगता, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी ज़्यादा मैनेजमेंट में पढ़ाई मत कीजिए। शुरुआत में जो पढ़ाई की जाती है, जब आपका मन लगे तो आपको उन सब्जेक्ट को, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, आप चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती है शुरुआत में अपना मन लगाने के लिए। और कभी भी पूरी व्यवस्था के साथ मत पढ़िए। पूरी व्यवस्था का मतलब ये है कि कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी, दूध रख के बेहतरीन अच्छी तरीके से लग्जरी एक तकिया लगा के कभी मत पढ़िए। कभी आप 20 मिनट या 10 मिनट खड़े होकर पढ़िए, कभी 20 मिनट 10 मिनट बैठ के पढ़िए, कभी आप चलते हुए पढ़िए। मतलब आपका जो रूम है, क्लास रूम, ठीक है, वो एक तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए लाइब्रेरी, जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है, समझ लीजिए 2-4 बातें आपके लिए।
हाँ, जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक छोटे छोटे चार्ट या नोट बना के उन पॉइंटों के लगाएंगे जो आपको कम आते हैं या कम समझ में आते हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ें टफ लगती हैं। कई तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कई तरह के ऐसे टफ शब्द होते हैं जो आपको बहुत कम याद होते हैं, बहुत कम याद होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो आज ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टफ होती है। तो आप क्या करेंगे, इकोलेलिया, इकोपेरेक्सिया, ठीक है, एनोरेसिस, इनकोपेरेसिस, इनके मतलब लिख लिख कर टांग लेंगे अपनी दीवारों पर। तो जब भी आप कमरे से बाहर भी जाएं तो आप एक बार जरूर इन्हें देख के जाएं, ठीक है। जब आप टॉयलेट भी जाएं अपने कमरे से निकल के, ठीक है, तो एक बार जरूर इस पर दृष्टि बना के जाएं। मात्र आपको आप 10 सेकंड 5 सेकंड अपनी आंखें वहां से घुमाएंगे तो आपको पता रहेगा, हमेशा आप उस चीज़ से अपडेट रहेंगे। और ये काम तब तक करना जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। और मैं कहता हूँ 100% आपको जॉब मिलेगी, फिर आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई इंसान नहीं होगा, आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा मैनेजमेंट में पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर एक ढीलापन आ जाता है, ठीक है। मस्तिष्क आपका जो होता है वो कॉन्शियस नहीं रहता है एजुकेशन के प्रति या शिक्षा के प्रति या लर्निंग के प्रति। आपका माइंड क्या होता है, शिथिल हो जाता है। आपका माइंड क्या होता है, शिथिल हो जाता है। अरे आप सोचते हैं अरे यार मैं तो यार एक बुक की लाइब्रेरी, मतलब एक ऐसे एक रूम में हूँ जहाँ पर सब चीज़ें सब तरह का ज्ञान है, ठीक है। बस यही आपका जो भ्रम है आपको पीछे ढकेल देता है, ठीक है। आप हमेशा कि जैसा कीजिएगा, एक किताब रखिएगा, उसी को कई बार पढ़िए, उसी को कई बार पढ़िए और बार बार पढ़िए, उसी को कई बार पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। और ज़्यादा मैनेजमेंट से मत पीजिए, पढ़िए। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक किताब लो या अपने रूम में छोटे छोटे से पर्चे चिपकाओ, ठीक है, कट करके कहीं मैप लगाओ, कहीं पर कुछ लगाओ, कहीं पर फिगर लगाओ, कहीं पर कुछ लिखो, अपनी हैंड राइटिंग से लिखो, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग से लिखो। अपने द्वारा लिखे गए हर एक वर्ड आपको पता होगा कि आपने पॉइंट कहाँ पर लगाया था, आपने लिखा कहाँ पर था, आपकी क्या गलती थी, आपको हर चीज़ पता होगा, ठीक है। आप कभी भी आप अपने माइंड का मंथन करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, आप अपनी जब भी आंखें बंद करेंगे या आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपको पता होगा कि नहीं यार मैंने अपने घर में इस जगह पर ये चीज़ गोदी थी या इंस्क्राइब्ड की थी या मैंने लिखी थी, ठीक है। हाँ, तो आपको ज़रूर पता होगा। और बुक का लिखा हुआ बाय द वे शायद आपको ना है, लेकिन जो आपने इस तरह लिखा है अपने हाथों से, अगर आपने लिखा है और कहीं पर भी उसे पिन के तौर पर चिपकाया है या किसी भी तरह से बुक के ऊपर या अपनी मेज के ऊपर जहाँ पर भी पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा काम आप ज़्यादा नहीं 6 महीने से 1 साल तक कर लीजिए, 12 महीने करिए। जब आपको जॉब ना मिले तो आप हमारी शरण में आ जाना, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी अगर आप इस तरह से करते हैं, ठीक है। टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनका आनंद लीजिए, उनका आनंद लीजिए। और जो भी लक्ष्य बनाते हैं छोटे छोटे, कि आज मेरे को एक ही लेसन पढ़ना है, आज मेरे को 10 क्वेश्चन, मैं आपको ज़्यादा कभी नहीं पढ़ाता, पता क्यों नहीं पढ़ाता, मैं चाहूँ तो आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ाऊँ, 200 पढ़ाऊँ, 150 पढ़ाऊँ। आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना ये खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है यार ये 3 साल का कोर्स है, 3 साल 4 साल का कोर्स होता है। आपको ये हम अगर 1 महीने में दे देंगे ना, हाँ, तो आपकी जो मसल्स होगी ना वो क्या होंगी, फैल जाएंगी, एक्सटेंडेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इस वजह से हम आपको ज़्यादा नहीं देते, आपको उतना ही देते जितना आप ले पाते, जितना ज़रूरत होती है। इतनी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ज़रूर मत जाइएगा और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप फॉलो कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और ज़्यादा मतलब टीम झाम मत दिखावा मत कीजिए कभी भी। अगर आपको पढ़ाई करना है, सफलता पाना है विद इन टाइम, तो दिखावा करना बंद कर दीजिए कि हाँ नहीं पापा मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा मत कीजिएगा आप, कभी भी मत कीजिए कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिखा रहे हो, इतनी मोटी किताब पढ़ ली, उतनी मोटी पढ़ ली, ये सब चीज़ें दिखावा है, ठीक है। हाँ, इसमें आप मत रहिएगा, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप दिखावा करेंगे, अगर फेल हुए तो फिर वो चीज़ जो दिक्कत होगी ना, झेल नहीं पाओगे। इसलिए दिखावा मत कीजिए, किसी को भी मत बताइए कि आप पढ़ रहे हैं। घर में पता ही न चल पाए किसी को, माँ के अलावा घर में किसी को पता भी न चल पाए, बाकी घर में जितने भी लोग होंगे सब आपको डिमोटिवेट करेंगे, समझ रहे हो। माँ ही एक, हाँ, माँ ही एक ऐसी हैं, होती हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, या आपके पढ़ाई हुई या आपको पढ़ते हुए देख के आपको कुछ नहीं बोलती, ठीक है। आप हमेशा
शांति के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। दिखावा करोगे फिर अगर फेल होगे परीक्षाओं में तो वो जो डिप्रेशन होगा वो झेल नहीं पाओगे, फिर कहोगे कि नहीं यार ऐसा करें, सुसाइड करें, ये करें वो करें, गलत ख्याल आएंगे आपके माइंड में। दिखावा बिल्कुल भी ना करो। हो सके तो आपके यहाँ कोई आ जाए तो बंद कर दो पढ़ाई, लगे ही ना कि आप पढ़ते हो, ठीक है। जैसे ही कोई जाए तो इतना दिन रात मेहनत करो, हाँ ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, समझे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। 1 घंटे बाद नेक्स्ट क्लास होगी, ओके। अच्छा मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।